बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वक़ार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। बच्चों कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफ़ियत से होंगे। पढ़ाई नहायत अहमियत की हामिल है और पढ़ाई के बग़ैर आज के दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ाई पर ख़ास तवज्जो देनी है। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज के MCQs हैं। MCQs ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। स्टूडेंट्स 12 मार्क्स के MCQ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये MCQs आपको याद होने चाहिए अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। आज के MCQs को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के MCQs का सिलसिला शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम? एक बात समझ लीजिए कि आपको MCQ में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, बताइए ठीक जवाब क्या है, और उसकी वर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट हो सकती है। यहां पर जो सवाल पूछा गया है एंजाइम से मुतल्लिक पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने उनमें से सही का इंतखाब करना है। देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनमें से करेक्ट कौन सी है। ए, मेक बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। इसका क्या मतलब है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। बी ऑप्शन, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के स्टार्ट के लिए दरकार है। सी, नॉट वेरी स्पेसिफिक इन देयर चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के चुनाव में ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, यानी ये स्पेसिफिक इन एक्शन नहीं है। डी, नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, इनको बड़ी तादाद में मौजूद होना चाहिए ताकि बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करें तो पहली ऑप्शन किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देती है, जिसमें यह कहा गया है कि एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करवाने में मदद देते हैं, लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट वन नहीं है। जबकि इसके बरअक्स जो दूसरी ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये एग्जैक्ट और बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। हम टिक करेंगे ऑप्शन बी को। और तीसरी ऑप्शन, ऑप्शन सी है, नॉट वेरी स्पेसिफिक इन देयर चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट। हमें पता है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में पढ़ करके आए हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। और डी ऑप्शन है, नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम की माइन्यूट अमाउंट चाहिए होती है, लार्ज क्वांटिटी जरूरत नहीं रखती। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल। सवाल की स्टेटमेंट का मतलब यह है, बताइए एंजाइम कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या इनकी केमिकल नेचर क्या है। ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 को डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन लिपिड्स, सी ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड और डी ऑप्शन है प्रोटीन्स। अगर पहली ऑप्शन को डिस्कस करें कार्बोहाइड्रेट, दैट इज इनकरेक्ट। हमें मालूम है एंजाइम कार्बोहाइड्रेट इन नेचर नहीं होते हैं। दूसरी ऑप्शन लिपिड, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। एंजाइम लिपिड इन नेचर भी नहीं होते हैं। तीसरी ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम नहीं हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आप लोगों ने टिक करना है डी ऑप्शन को। इसके बाद नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 3,
ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स। यहां पर वही स्टेटमेंट जो एमसीक्यू नंबर 1 में थी, ट्रू अबाउट पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रू अबाउट कोफैक्टर का मतलब क्या है? बताइए दी गई 4 ऑप्शंस में से सही कौन सी है। ऑप्शंस को देखकर डिसाइड करते हैं। ए है ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन, बी है फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, सी है इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी और डी है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। अगर ए ऑप्शन को देखा जाए, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन, दैट इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, इसका मतलब है कि ये एंजाइम के काम में मददगार हैं। सी ऑप्शन इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कोफैक्टर्स आर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, तो ये ऑप्शन कतई ठीक नहीं हो सकती। अलबत्ता इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये एंजाइम को उसके काम में मदद देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। सवाल की स्टेटमेंट चेंज है लेकिन तरीकाकार पूछने का वही है, यानी स्टेटमेंट्स दी गई हैं और 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने सही का इंतखाब करना है। सवाल का मतलब यह है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, यानी 4 ऑप्शंस में से वो क्या होते हैं आपने ये बताना है। ए ऑप्शन रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स, इसका मतलब है कि तमाम एंजाइम्स को इनकी जरूरत होती है। बी ऑप्शन लूजली अटैच्ड विद एंजाइम्स, इसका मतलब है कि ये एंजाइम के साथ नरमी से लूजली अटैच्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होता है। सी ऑप्शन प्रोटीन इन नेचर, इसका मतलब है कि ये प्रोटीन इन नेचर हैं। डी ऑप्शन टाइटली बाउंड विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ मजबूती के साथ अटैच होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शन को आपने एनालाइज किया, इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? यकीनन आपके जहन में आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है, और करेक्ट ऑप्शन है टाइटली बाउंड विद एंजाइम। अगर पहली ऑप्शन को देखा जाए, रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स, डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि कोफैक्टर लाजिम नहीं हर एंजाइम का हिस्सा हो, तो यह गलत है। दूसरी ऑप्शन है लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, ये तो को एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं, इसलिए यह भी गलत है। और सी ऑप्शन है प्रोटीन इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, इसलिए यह ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और आप टिक करेंगे ऑप्शन डी पर। नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, when we add more substrate in an already occurring enzymatic reaction, जब हम किसी पहले से होने वाले एंजाइम के रिएक्शन में मजीद सबस्ट्रेट को ऐड करें, एंड देयर इज नो इंक्रीज इन इट, और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इजाफा ना हो, व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट? आप इस बारे में क्या वजह पेश करेंगे? सवाल की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, स्टेटमेंट को समझ लीजिए। सवाल ये है, एक रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व हैं और रिएक्शन के दौरान हम मजीद सबस्ट्रेट ऐड करते चले जा रहे हैं, मजीद सबस्ट्रेट ऐड करते चले जा रहे हैं, मजीद सबस्ट्रेट ऐड करते चले जा रहे हैं, यहां तक कि सबस्ट्रेट ऐड करने पर एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क वाकया नहीं हो रहा,
वजह बताइए, आप इसके लिए क्या वजह तजवीज़ करते हैं। दी गई 4 ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसमें से सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए, ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट, तमाम की तमाम एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट मौजूद हैं। ऑप्शन बी, एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैव डीनेचर्ड, एंजाइम मॉलिक्यूल की शक्ल बदल गई है। ऑप्शन सी, मोर सबस्ट्रेट एक्टेड एज इनहिबिटर, शायद ये वजह है कि सबस्ट्रेट के बढ़ने की वजह से वो इनहिबिटर का काम करने लगे हैं और उन्होंने एंजाइम के काम को रोक दिया है। ऑप्शन डी है, मोर सबस्ट्रेट हैज डिस्टर्ब्ड द पीएच ऑफ द मीडियम, यानी सबस्ट्रेट के ज्यादा होने से शायद मीडियम की पीएच में तब्दीली आ गई है और पीएच तब्दील होने से ऑप्टिमम लेवल से हटने पर एंजाइमेटिक रिएक्शन मुतासिर हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस पे जरा गौर कीजिए और चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। हरगिज़ आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, इंतहाई आराम के साथ, समझबूझ के साथ पहले सोचना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना है और फिर राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम लेना है। उसके लिए हम देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। ऑल एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट, ये आंसर निस्बतन चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एक्यूरेट दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह यह हो सकती है, अगर हम सबस्ट्रेट मजीद ऐड कर रहे हैं, मजीद ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन एंजाइम रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में इजाफा नहीं हो रहा है, इट मीन्स के तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हैं और उनके साथ सबस्ट्रेट अटैच हैं। नतीजे के तौर पर हम ये कह सकते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट की स्टेट मौजूद है और चूंकि कोई एक्टिव साइट फ्री नहीं है, मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा नहीं हो रहा है, इसलिए आप टिक करेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैव डीनेचर्ड, किसी हद तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन ए है। सी है, मोर सबस्ट्रेट एक्टेड एज इनहिबिटर, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। और डी है, मोर सबस्ट्रेट हैज डिस्टर्ब द पीएच ऑफ द मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, बकिया तीनों ऑप्शंस को अगर आप एनालाइज करें, कंपेयर करें, तो पहली ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर है कि इसकी वजह सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of these graphs correctly shows the effect of temperature on the rate of an enzyme controlled reaction? स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सवाल ये पूछा गया है, आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं और इन चारों में से आपने उस ग्राफ का इंतखाब करना है कि जो हमें टेम्परेचर के एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन पे असरात को बता रहा है। रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन में टेम्परेचर के बढ़ने से एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बिकॉज एंजाइम के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, उनकी कोलेयंस आपस में बढ़ती हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली इनहेंस होता है, यहां तक कि एक खास टेम्परेचर पे एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। जब टेम्परेचर इससे ज्यादा मूव करता है, मजीद बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ की मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन ग्राफ्स को देखने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, रेट ऑफ रिएक्शन को वाई एक्सिस के अलोंग लिया गया है और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया गया है। आप जब इस कर्व को देखते हैं, ये एक रैंडम कर्व है जो कि ठीक नहीं है। हमें पता है टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है और एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर जब उससे आगे बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। जबकि ये कर्व हमें बता रही है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा हुआ, मजीद बढ़ने से कम हुआ,
मजीद बढ़ने से फिर ज़्यादा हुआ, मजीद बढ़ने से फिर कम हुआ। ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी, रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, टेम्परेचर एक्स एक्सिस के अलोंग। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ से यह मालूम होता है, यह सबस्ट्रेट वाला ग्राफ है कि जिसमें इब्तदाई तौर पे सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जब सब एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो गई, मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, उस पर कोई फर्क पड़ना खत्म हो गया। और स्ट्रेट लाइन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट ऑब्टेन हो चुकी है। इसलिए यह ऑप्शन टेम्परेचर को नहीं बयान कर रही, बल्कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एंजाइमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन पर असरात को बयान कर रही है। ऑप्शन सी, रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, टेम्परेचर एक्स एक्सिस के अलोंग। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? इब्तदाई तौर पे टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। यहां पर यह नहीं दिखाया गया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्लाइन आना शुरू हो गया, कमी आना शुरू हो गई, बल्कि यहां पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग कंडीशन दिखाई गई है और यह इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन डी, रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस के अलोंग और टेम्परेचर एक्स एक्सिस के अलोंग। यहां पर दिखाया गया है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। इससे आगे टेम्परेचर के जाने से रेट ऑफ रिएक्शन ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आप टिक करेंगे ऑप्शन डी को। ये कुछ सवालात थे एमसीक्यूज से मुतल्लिक, आपकी एक्सरसाइज में दिए गए थे। केप्ट इन माइंड, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अहमियत के हामिल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनको मेमोराइज कर लीजिए, इनको अंडरस्टैंड कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए ताकि आपके इम्तिहानात में आपके नंबर अच्छे आ सकें। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को समझ लिया है, करेक्ट ऑप्शंस को टिक कर लिया है। अब अगला मरहला इसको तैयार करने का है, एग्जामिनेशन के लिए याद करने का है और यकीनन आप लोग ये काम भी करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।